इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के आगे के प्रकार देखेंगे। अगली अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सरल है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जैसे C+O2 ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। दूसरी परिभाषा क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलती हो, जैसे जब धातु पर हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है ZnSO4 प्लस H2, तो हाइड्रोजन निकल गई, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तीसरी ध्यान रखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम उदासीन अवस्था में है, इसके पास इस समय 12 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, यदि Mg+2 आयन निकालकर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो तीनों परिभाषाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया की होती है। अगली अभिक्रिया देखते हम अपचयन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे दोस्तों, कि ऐसी जिसमें ऑक्सीजन निकलती हो, जैसे 2MgO, ये क्या बनाएगा, 2Mg+O2 निकल गई ऑक्सीजन, तो ये अपचयन अभिक्रिया होती है। दूसरी परिभाषा देखिए दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, या हाइड्रोजन जुड़ती हो, जैसे Ca+H2 और ये बनाएगा CaH2, तो ये भी अभिक्रिया हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो ये भी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तीसरी अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा परिभाषा में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का योग हो, जैसे Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए और इसको वापस Mg बना दिया, तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये थी दोस्तों ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस में अपचयन हो रहा है और कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, Fe2O3 प्लस 3CO और ये बनाता है 2Fe प्लस 3CO2। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यह ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, जब ये Fe2 से कहाँ चली गई, Fe, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है। जो ऑक्सीजन निकालता है दोस्तों, ऑक्सीजन निकलती वहां पर क्या होता है, अपचयन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर से कार्बन था, या एक ऑक्सीजन थी, और यहाँ एक से कितनी ऑक्सीजन बन गई दोस्तों, 2, यानी ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जैसे Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, ये बना रहा है दोस्तों ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीकरण, और यहाँ से देखिए दोस्तों
हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकलती है तो क्या होगा दोस्तों, अपचयन। ठीक है दोस्तों, कई बार एक सवाल पूछा गया है, हम उसको लेते हैं। एक अभिक्रिया दी हुई होती है 2FeCl3 प्लस H2, फिर दे रखा होता है 2FeCl2 प्लस 2HCl, और पूछा जाता है इसमें FeCl3 का FeCl2 में क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर FeCl3 यानी Fe के ऊपर कितना चार्ज था, +3, यहाँ पर कितना चार्ज हो रहा है, Fe पर +2, यानी इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है। तो FeCl3 FeCl2 में क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं कि यदि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अगली अभिक्रिया हम देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये थी दोस्तों ऑक्सीकरण तथा अपचयन। अब जो मोटे तौर पर ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जो जिसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों वो अपचायक कहलाता है, उल्टा चलेगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। और दूसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अतः वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो ये थी दोस्तों ऑक्सीकरण, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली हम बात करते हैं दोस्तों, और वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया की। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, कि प्रबल अम्ल प्लस क्षार मिलकर, अम्ल व क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल व क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, प्रबल अम्ल हो प्लस प्रबल क्षार हो। यदि दोनों ही प्रबल हो तो जो अधिकतम ऊर्जा जो निकलती है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा -57.32 किलो जूल, या किलो कैलोरी में ले तो 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार होने पर जो लवण तथा जल बनेगा उसके लिए ऊर्जा का मान -57.32 किलो जूल या 13.7 किलो कैलोरी होगा। यदि ऊर्जा का मान -57.32 से कम आ रहा है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें से कोई न कोई एक दुर्बल होता है, या तो क्षार दुर्बल है या अम्ल दुर्बल है। तो यह होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल व क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं तथा जो ऊष्मा निकलती है वो होती है -57.32 किलो जूल, या कैलोरी में लेने पर 13.7 किलो कैलोरी। यदि ऊर्जा का मान इससे कम निकल कर आता है तो ध्यान रखना है या तो अम्ल दुर्बल है या क्षार दुर्बल है, इन दोनों में से कोई एक दुर्बल होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया दोस्तों जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो या ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा का, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो या ऊष्मा निकलती हो, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल Q या डेल H का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी एथैल्पी या मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक आएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे पहचाननी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों। जैसे अभिक्रिया आ रही है N2 प्लस
3s2 हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण, और ये बना रहा है 2NH3। यहाँ पर दे रखा होगा डेल एच माइनस 93.3 किलो जूल। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देखना है आपको। जैसे ही यहाँ पर माइनस का चिन्ह मिलता है आप समझ जाइएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे और अभिक्रिया, जैसे दोस्तों एक अभिक्रिया और देखते हैं 2SO2 प्लस O2, ये बना रहा है 2SO3। इसके लिए दे रखा होगा डेल एच बराबर माइनस 694.6 किलो जूल। तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ रहा है। इसका माइनस का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि -694, नहीं, माइनस का मतलब ये बता रहा है कि अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा क्षेपी है। यह अभिक्रिया होगी तब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया दोस्तों जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होती हो या ऊष्मा का अवशोषण हो, वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों डेल क्यू या डेल एच का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा ली जाती है। देखिए दोस्तों पूर्ण एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल पहला देखते हैं H2 प्लस I2, और ये बना रहा है 2HI। इसके लिए डेल एच का मान होता है प्लस 54.0 किलो जूल। इस प्लस का मतलब ये नहीं है कि गणितीय चिन्ह वाला प्लस, ये प्लस ये बता रहा है कि अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। या एक और एग्जांपल देखते हैं C प्लस 2S, और ये बना रहा है CS2। इसके लिए डेल एच का मान होगा प्लस 92.0 किलो जूल। प्लस का चिन्ह आ रहा है। आपको पहचान लेनी है कि अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो ये थी दोस्तों ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।